गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में, इन विट्रो के लफ्ज के बारे में पढ़ा। इन विट्रो लफ्ज की मीनिंग होती है कि ऐसी टेक्निक्स जो आउटसाइड द लिविंग थिंग्स हो, किसी लेबोरेटरी डिश के अंदर हो, किसी लेबोरेटरी इक्विपमेंट के अंदर हो, ऐसे प्रोसेस को, ऐसी टेक्निक को हम कहते हैं इन विट्रो, जैसे टेक्निक कहते हैं या प्रोसेस कहते हैं। तो इन विट्रो के हवाले से हमने पहले भी इसी चैप्टर 4 के अंदर टिश्यू कल्चर हेडिंग के अंदर भी पढ़ा है कि जैसे अगर पैरेनकाइमा टिश्यूज लिए जाएं, अगर उनको देन ग्रोथ मीडियम दिया जाए तो देन आगे उसमें एक न्यू प्लांट पैदा हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से एक टेक्निक है जिसे कहते हैं एम्ब्रियो कल्चर। इन विट्रो टेक्निक एक है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो कल्चर। जैसे टिश्यू कल्चर लफ्ज आपने पढ़ा है ना, इसी तरह से एम्ब्रियो कल्चर, इसमें क्या किया जाता है, एक इमेच्योर जाइगोटिक एम्ब्रियो जो है लिया जाता है। जैसे ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर पोलिनेशन भी होगी, प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन होगी, पोलन फ्रॉम अदर स्पीशीज आपकी पोलिनेशन भी होगी। पोलिनेशन होने के बाद देन जो है एम्ब्रियो भी डेवलप होगा। एम्ब्रियो को देन क्या किया जाएगा, इसी एम्ब्रियो को डाइसेक्ट आउट करके ओवरी में से जो ओव्यूल निकाला जाता है, ओव्यूल को डाइसेक्ट करके देन जो इसको जो है इन विट्रो जैसे कंडीशंस दी जाती हैं। अब इस ओव्यूल के अंदर क्या मौजूद है, ओव्यूल के अंदर इस वक्त एम्ब्रियो मौजूद है, बिकॉज एक स्पर्म यूनियन हुई है, जाइगोट बना, पोलिनेशन हुई है तो यकीनन फर्टिलाइजेशन हुई है, फर्टिलाइजेशन हुई है तो जाइगोट बना है, जाइगोट से अंदर एम्ब्रियो बना है। तो इसी ओव्यूल में से डाइसेक्ट करके देन जो है इसके अंदर जो एम्ब्रियो था उसको इन विट्रो टेक्निक के जरिए ग्रो किया गया। इन विट्रो जिस तरह से टेक्निक के जरिए आपको पता है आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम दिया जाता है जिसके जरिए आगे जो है न्यू प्लांट पैदा हो सकता है। पोलिनेशन भी हुई है, फर्टिलाइजेशन भी हुई है, जाइगोट भी बना है, जाइगोट से आगे एम्ब्रियो होगा तो वो एम्ब्रियो कहाँ पे होगा, फिलहाल तो अभी ओव्यूल जो है वो मेच्योर नहीं हुआ, अगर ओव्यूल मेच्योर होता तो सीड हो जाता है। तो इसी में से जो है ये एम्ब्रियो लिया है और एम्ब्रियो को इन विट्रो कंडीशंस दी गई है लेबोरेटरी डिश के अंदर जो आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम दिया गया है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले स्टेप में क्या किया जाता है, इमेच्योर जाइगोटिक एम्ब्रियो, यानी ऐसा एम्ब्रियो जो जाइगोट से बना है उसे हम कहते हैं जाइगोटिक एम्ब्रियो। पोलिनेशन भी, फर्टिलाइजेशन भी, जाइगोट हुआ और उसका जो उसके बाद जो एम्ब्रियो बना है उससे हम कहते हैं जाइगोटिक एम्ब्रियो। जाइगोटिक एम्ब्रियो आर टेकन आउट फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से निकाला गया, देन उसको क्या किया गया, कल्चर्ड इन विट्रो। कल्चर्ड इन विट्रो का मतलब ये होता है कि इसको आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम दिया जाता है। जैसे आपने जैसे टिश्यू कल्चर के अंदर भी पढ़ा था, पैरेनकाइमा सेल्स को जब आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम दिया जाता है तो आगे उसमें न्यू प्लांट पैदा होता है। बिल्कुल इसी तरह से कल्चर्ड इन विट्रो, इसी एम्ब्रियो को इन विट्रो टेक्निक के जरिए आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम दिया जाएगा, न्यूट्रिएंट मीडियम दिया जाएगा और देन जो आगे उसमें जो है प्लांट ग्रो कर सकते हैं। किन कंडीशन के अंदर जो है वायबल सीड भी प्रोड्यूस होते हैं, इससे आगे जो वायबल सीड भी प्रोड्यूस होते हैं और सीड की देन जर्मिनेशन और न्यू प्लांट पैदा होता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि जैसे एम्ब्रियो कल्चर, किन बुक्स के अंदर इसका अल्टरनेटिव टर्म एम्ब्रियो रेस्क्यू लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है। रेस्क्यू का मतलब ये होता है कि जैसे कभी कभार कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसी कंडीशंस होती है कि एम्ब्रियो मुसलसल डार्मेंट हो जाता है, एम्ब्रियो डार्मेंट हो जाता है। अब एम्ब्रियो में से अगर न्यू प्लांट लेना है तो क्या किया जाए, तो उस वजह से देन एम्ब्रियो को एक लाइक आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम दिया जाता है, उसमें आगे जो है न्यू प्लांट पैदा किया जा सकता है। इट इज यूज्ड टू ग्रो एम्ब्रियो फ्रॉम सीड्स एंड ओव्यूल्स इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम दिया जाता है। प्लांट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम एम्ब्रियो, प्लांट जो है देन जो एम्ब्रियो से डेवलप हो सकता है। किन केसेस में, जैसे बुक्स में है कि लाइक इसके अंदर जो सीड भी जैसे बनता है और सीड के बाद जर्मिनेशन न्यू प्लांट पर डायरेक्ट प्लांट लेट भी बन सकता है। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं एम्ब्रियो कल्चर कहते हैं, एम्ब्रियो कल्चर कहते हैं। पोलिनेशन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, जाइगोट कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर मौजूद है, इसी ओव्यूल को निकाला है, डाइसेक्ट किया और डाइसेक्ट करने के बाद देन जो है इसके अंदर जो एम्ब्रियो के जो लाइक सेल्स होते हैं उनको आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम दिया, देन एक न्यू प्लांट बना। दिस टेक्निक इज कॉल्ड द एम्ब्रियो कल्चर। वही सेम जो हम टिश्यू कल्चर के अंदर पढ़ते हैं ना, बिल्कुल उसी जैसी सेम, पर पोलिनेशन हुई है,
फर्टिलाइजेशन हुई है, जाइगोट बना है, जाइगोटिक एम्ब्रियो उसको निकाला गया। जाइगोटिक एम्ब्रियो को कल्चर मीडियम या जैसे आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम या न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किया गया और देन जो प्लांट बना, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एम्ब्रियो कल्चर। इस टेक्निक को हम कहते हैं एम्ब्रियो कल्चर। तो इसके पर्पज ये है कि अगर एम्ब्रियो परमानेंटली या डॉर्मेंट हो या ऐसी कंडीशन हो कि उनकी सीड की जर्मिनेशन अगर ना हो, तो देन इस टेक्निक के जरिए जो है प्लांट पैदा किए जा सकते हैं। एसटीबी की तरफ आएंगे। एसटीबी की तरफ जैसे अर्ली एफर्ट्स इन दिस फील्ड इन्वॉल्व डाइसेक्टिंग आउट द होल ओव्यूल। बुक के अंदर एसटीबी के अंदर ये जो अभी डायग्राम देखिए बिल्कुल इस जैसी लाइक पॉइंट्स मौजूद है। जैसे अभी देखो डाइसेक्टिंग आउट द ओव्यूल, ओव्यूल को जो निकाला डाइसेक्ट आउट किया एंड प्लेसिंग देम इन सुइटेबल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। और आपने देखा कि उसको एक आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम दिया, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन दिया। वो इस टाइम पर if this is done carefully the egg or zygote within the UL will develop into a mature embryo। अगर उसको आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम या उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वो सब अगर दी जाएगी तो इसी में से आगे एक जो है एम्ब्रियो आगे मैच्योर भी होगा। When ovule is taken out from the ovary and placed in a nutrient solution, it exhibits complex nutrient requirement। जैसे आपको बताया कि हम रेगुलर क्लास में एक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर भी जैसे एक टिश्यू कल्चर की हेडिंग है जिसके अंदर कैरेट की रूट फ्लोएम सेल में पैरेन्काइमा निकालते हैं और देन उसको आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम दिया जाता है। ग्रोथ मीडियम के हवाले से हर प्लांट की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे उसमें न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स होते हैं, इसी तरह से वाइटामिन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये सब हर एक लाइक प्लांट के हवाले से उनके अलग अलग जो जैसे यहाँ में इट एग्जिबिट्स कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। हर एक की अलग अलग जैसे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है, वो अगर उसको दिया जाएगा तो देन जो यकीनन केयरफुली इसको तो एक आगे डेवलप भी होगा और न्यू प्लांट भी पैदा होता है। Once the embryo is mature, it is autotroph। एक बार जैसे वो अभी हमने कल्चर जो लिया था, कल्चर मीडियम में रखा था एम्ब्रियो को, एक बार जैसे वो मैच्योर हो जाए तो देन आगे वो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर हो सकता है। आगे ऑटोट्रॉफिक इन नेचर हो सकता है। कैसे? जैसे आपको पता है कि पैरेन्काइमा सेल लिए थे, कैलस बना, कैलस के बाद जैसे प्लांटलेट बना तो उसके अंदर लीव्स भी बन गए तो एक ऑटोट्रॉफिक कंडीशन आ गई। बिल्कुल इसी तरह से कि एम्ब्रियो एक बार जैसे अगर मैच्योर हो जाए तो देन आगे ऑटोट्रॉफिक भी होगा एंड विल ग्रो एंड डेवलप नॉर्मली इफ सिंपली केप्ट इन अ फेवरेबल टेम्परेचर। यकीनन वही सुइटेबल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट वगैरह जो फेवरेबल होंगे, वो कंडीशन अगर उस लाइक ग्रोथ मीडियम से निकाल के देन जो दिए जाए तो यकीनन एक न्यू प्लांट उससे पैदा हो सकता है। न्यू प्लांट पैदा होगा। बहुत ही सिंपल सी पॉइंट्स हैं जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, उसकी थोड़ी सी ये जस्ट एक्सटेंशन है या एडिशन है। एमए पॉइंट्स जो है वो फजूल की पॉइंट्स जो है जरा ज्यादा है, समझने की जरूरत है। कोई टेक्स्ट रिलेटेड इतने बड़े क्वेश्चन इस सेक्शन में नहीं है। अर्लियर हाउएवर व्हेन इट इज हेटेरोट्रॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल नॉट अकर। जैसे आपको पता है कि शुरू में जब ओव्यूल से एम्ब्रियो निकाला था तो उस वक्त ये ऑटोट्रॉपिक नहीं था। जब ग्रोथ मीडियम दिया, आर्टिफिशियल मीडियम दिया, फिर ये डेवलप हुआ तो ये ऑटोट्रॉप बना है। तो शुरू में ये जो है अर्लियर जब डाइसेक्ट आउट किया था उस वक्त ये हेटेरोट्रॉपिक था। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल नॉट अकर इवन द एम्ब्रियो इज सप्लाइड विद सक्रोज एंड मिनरल न्यूट्रिएंट। उस वक्त जिस वक्त वो डॉर्मेंट था या जब अभी नहीं बना था तो उस वक्त तो जरूरी था कि उसको आप जो ग्रोथ मीडियम दें, न्यूट्रिएंट मीडियम दें तो डेवलप होगा। एक बार जैसे डेवलप हो जाता है तो देन आगे वो यकीनन ऑटोट्रॉपिक हो जाता है। फिर एक नॉर्मली जैसे प्लांट होता है इसी तरह से उसके अंदर ग्रोथ होती है, फूड मैन्युफैक्चर खुद ब खुद करता है। पर शुरू में उसको जो है न्यूट्रिएंट देने पड़ते हैं, शुरू में उसको न्यूट्रिएंट या ग्रोथ मीडियम दिया जाता है। इस तरह से जो है एम्ब्रियो कल्चर टेक्निक की जाती है। तो इसके लाइक हवाले से चंद थोड़े से फायदे भी होते हैं पर हमारे यहाँ इतने डिस्कसेस की नहीं है। इन एडिशन यंग एम्ब्रियो विल ग्रो टू मैच्योरिटी only if they are supplied with the substances that the embryo needs to develop properly। जैसे देखें ना ये फजूल की ऐसे डिस्कशन है जो हम पहले ही जैसे फजूल लफ्ज़ इस वजह से बार बार रिपीटेडली ये चीजें यूज हो रही है कि अगर न्यूट्रिएंट की सप्लाई प्रॉपर होगी, ग्रोथ मीडियम, कल्चर मीडियम जिसके अंदर सारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो ही यकीनन जो डेवलप होगा।
The old and isolated embryo, the better chances for normal growth and survival. Older, because जैसे देखें ओव्यूल को जब हम डाइसेक्ट करते हैं तो यंग नहीं, जितना ओल्डर, जितना ओव्यूल में जो एम्ब्रियो जो बनता है वो ओल्डर होगा, आइसोलेटेड एम्ब्रियो, ओव्यूल से जो एम्ब्रियो हम आइसोलेट करते हैं, डाइसेक्ट आउट करते हैं, जितना ओल्डर होगा बेटर द चांसेस ऑफ द नॉर्मल ग्रोथ एंड सर्वाइवल। उसमें आगे जो है उसकी जो है नॉर्मल जब उसकी ग्रोथ के लिए कंडीशंस दी जाएगी तो यकीनन वो चांसेस जो है, क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर कई एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं, नहीं भी होते हैं। जैसे आप भी अगर ग्रोथ मीडियम देंगे, आप कहेंगे ये नहीं डेवलप हुआ, क्यों नहीं हुआ? बिकॉज अर्ली स्टेज पे जैसे अगर निकाला जाए और उसको ग्रोथ मीडियम दिया जाए तो डेवलप भी नहीं होगा। पर ओल्डर स्टेज में जितना एम्ब्रियो को आइसोलेट करेंगे उतनी जो है इसके सर्वाइवल के चांसेस जरा ज्यादा होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग कि इसका फायदा या कुछ बेनिफिट वगैरह है या नहीं है। एम्ब्रियो कल्चर टेक्निक आर इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्रॉप्स। आप थोड़ी सी मॉडिफिकेशन वगैरह करके जो न्यू क्रॉप्स भी पैदा कर सकते हैं। दूसरा इसका फायदा ये होता है कि सर्वाइवल रेट जो है जरा ज्यादा होता है, बिकॉज जैसे सीड मेथड के जरिए हो सकता है एम्ब्रियो या सीड वो डॉर्मेंट हो चुका था, जर्मिनेशन नहीं हो रही थी, उसी एम्ब्रियो को देन निकाल के जो आपने ग्रोथ मीडियम दिया है, कल्चर मीडियम दिया है, तो उसकी जो है सर्वाइवल के चांसेस जरा ज्यादा होते हैं। इसी तरह से एक दूसरा फायदा भी दे अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स विद मच वाइडर जीनोटाइप्स, मच वाइडर जीनोटाइप्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर थोड़ी बहुत अगर जो मॉडिफिकेशन भी की जाती है तो यकीनन आपको पता है कि वेरिएशंस होती हैं। और बाय द वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक जैसे डाइवर्सिटी ज्यादा होती है तो उनका सर्वाइवल रेट वैसे ही ज्यादा हो जाता है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन वगैरह। तो इस तरह से इनका सिंपली एक न्यू क्रॉप्स ग्रो करने में, नंबर 2 इनका जो है सर्वाइवल रेट जरा ज्यादा होता है। दो ऐसी सिग्निफिकेंस है, नथिंग एल्स। एक जनरल इलस्ट्रेशन जैसे आपने शुरू में देखा था, सेल कल्चर पैरेनकाइमा सेल, जैसे इस प्लांट के अगर पैरेनकाइमा सेल्स लिए जाएंगे, उसको आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम दिया जाएगा तो अल्टीमेटली एक न्यू प्लांट बनेगा। इसी तरह से अगर कैलस कल्चर, हमने थोड़ी सी एक डेफिनेशन वगैरह पढ़ी थी, जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है जिसे हम कहते हैं कैलस कहते हैं, कैलस के भी सेल्स को अगर आगे ग्रोथ मीडियम दिया जाएगा तो भी उसमें एक न्यू प्लांट पैदा हो सकता है। इसी तरह से आर्गन कल्चर जो हमारे बुक में नहीं है, अगर किसी एक आर्गन को देन अगेन ग्रोथ मीडियम दिया जाएगा इन विट्रो तो देन जो है यकीनन एक न्यू प्लांट पैदा हो सकता है। इसी तरह से जो अभी हमने पढ़ा है एम्ब्रियो कल्चर, अगर एम्ब्रियो को निकाल के उसको देन आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम दिया जाएगा तब भी एक न्यू प्लांट पैदा हो सकता है। ये टिश्यू कल्चर के ही सारे पार्ट है, जैसे सेल कल्चर, कैलस कल्चर, आर्गन कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर। टेक्निक वही सेम है कि जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, अगर वही उसको प्रोवाइड की जाएगी तो देन जो है नॉर्मल ग्रोथ हो सकती है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया था वो एम्ब्रियो कल्चर था। तो होपफुली आपने इस चैप्टर को लर्न किया होगा और हमारी तो कोशिश या दुआ आप कहें या सपोर्ट कहें ये कि प्लांट सेक्शन माइनस हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। पर आप फोकस ज्यादातर इस चैप्टर के अंदर जो है एनिमल सेक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं, हर साल एंट्री टेस्ट में इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वेरी मेनी क्वेश्चन आते हैं। आप श्योर समझें कि इस चैप्टर 4 के अंदर जो एनिमल सेक्शन है उसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो आप उसको जो अच्छी तरह से आप उनको पढ़ें। बाकी ये जो है छोटा सा एक सेक्शन है, डेफिनेशन चंद एक एग्जाम्पल की है, तो इतनी जो एफर्ट करने की इतनी बड़ी जरूरत नहीं होती है। फ्लावर को आप देखें, फ्लावर के पार्ट्स को खास तौर पे जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हमने जैसे पढ़ा था, जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोसाइट, माइक्रोस्पोर will germinate into pollen grain, ovule, megasporangium, then megasporocyte, meiosis, 4 megaspore, 3D will degenerate, 1 remain functional, mitosis 3 times, 7 cell 8 nucleated fly। एक वो टॉपिक थोड़ा सा इन्फ्लोरेसेंस के एग्जाम्पल है, सीड की स्ट्रक्चर है, जर्मिनेशन के टाइप है, उनके एग्जाम्पल है। बस इसी तरह के थोड़ी सी जो इतनी ज्यादा जो इसमें लाइक एफर्ट करने की इतनी बड़ी जरूरत नहीं है। एनिमल सेक्शन के अंदर जो इसमें क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो उसको आप जरा ज्यादा टाइम देंगे, ठीक है।
बहरहाल हमारा तो बुक है, हमें पढ़ना है, एसटी की बुक है, जो भी है। हाँ बोलिए सर कर दे 4 नंबर तक कट के में 4 नंबर ये भाई सर आएगा यासीन साहब एंड जेठान साहब दे जेठान जेठान पीडीएफ फिर शेयर करेगा। लो अच्छा, अब हम नेक्स्ट चैप्टर 1 की तरफ आते हैं, होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। होम्योस्टेसिस को डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स है ना इंटर क्लास के अंदर, फर्स्ट 4 चैप्टर्स। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ये बिल्कुल हाफ कोर्स के बराबर है, फर्स्ट 4 चैप्टर्स। इन्हीं फर्स्ट 4 चैप्टर्स में एनुअल एग्जामिनेशन से लेकर तकरीबन आपकी टेस्ट के हवाले से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। इंटर का जो सेक्शन है ये है ही फर्स्ट 4 चैप्टर। इसी वजह से हमने कोशिश की है कि हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से पढ़ा है, नोट भी किया है। अब आपका एंड पे काम है कि इनको आप जरा याद करें, क्योंकि बायोलॉजी की सेक्शन के अंदर मेमोराइजेशन का जरा काम ज्यादा, वो आपके एंड की तरफ। हमने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि एक एक पॉइंट को आपको समझाएं, पॉइंट्स भी दें, ताकि आपको अच्छी तरह से इनको आप याद कर सकें। पर ये फर्स्ट 4 चैप्टर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद एक चैप्टर 8 है और एक 6 है, उसके अंदर जस्ट थोड़ी सी बायोलॉजी है। बाकी तो बस ऐसे ही लाइक इतनी ज्यादा एफर्ट की जरूरत भी नहीं होती इंटर क्लास के हवाले से। पढ़ना है पर जिससे आप कहें कि इम्पोर्टेंट तरीन जो है ये फर्स्ट 4 चैप्टर होते हैं। तो होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म पे आते हैं। आपको याद होगा चैप्टर 3 के अंदर हमने जैसे पढ़ा था, एक लाइक जो चेक एंड बैलेंस की मैकेनिज्म जो है, कंट्रोल सेंटर जहाँ पे सेट पॉइंट होता है, और एक पॉइंट जैसे आपने नोट की थी कि अगर कोई भी किसी भी इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आती है, चेंज दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। चेंज का मतलब होता है कि होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म थी, उससे अगर कुछ चीजें कम हो गई या उससे ज्यादा हो गई तो वो उसे हम कहते हैं चेंज कहते हैं, इसे हम कहते हैं चेंज कहते हैं। होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म जो है उसमें डिसबैलेंस हुआ है, वो अब नॉर्मल नहीं रही है, दैट इज चेंज। इसको डिटेक्ट करने के लिए आपको पता है रिसेप्टर्स होते हैं, और ये रिसेप्टर्स देन आगे इंफॉर्मेशन, रिसेप्टर्स का काम ही होता है इंफॉर्मेशन को आगे जो है कंट्रोल सेंटर की तरफ भेजते हैं। कंट्रोल सेंटर की तरफ इंफॉर्मेशन जब भेजते हैं तो वहां पे जैसे एक ऑलरेडी डिफाइंड एक सेट पॉइंट मौजूद है। अब जो न्यू इंफॉर्मेशन आई है, न्यू इंफॉर्मेशन ये आई है कि आइदर कोई वैल्यू कम हो गई या ज्यादा हो गए, तो ये डिसाइड करेगा एक एप्रोप्राइट ऑर्गन्स की तरफ मैसेज, कमांड या ऑर्डर्स जाएंगे इफेक्टर्स की तरफ, और इफेक्टर्स प्रोड्यूस रेस्पॉन्स, और इफेक्टर से ही रेस्पॉन्स जो प्रोड्यूस करेंगे वो रेस्पॉन्स ऐसा होगा जो इस होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म को बैलेंस वापस करेक्ट करेगा, और ये जो कोई भी चीज वैल्यू जो बढ़ गए थे उसको वापस नॉर्मल रेंज पे ले आते हैं, अगर कम हो गए थे तो उसको वापस इंक्रीज करके उसको नॉर्मल एक पॉइंट पे लेके आते हैं। जैसे हम एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होती है 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, ये हमारे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है। अगर जिस तरह से उससे वैल्यू ये ज्यादा हो गया है, ये स्टिमुलस था, देन आगे कंट्रोल सेंटर के अंदर कौन से लाइक ऑर्डर या कमांड जाएंगे, जो पैंक्रियाज को ऑर्डर या कमांड आएंगे, पैंक्रियाज क्या प्रोड्यूस करेगा, इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, और इंसुलिन क्या करेगी, जो बढ़ी हुई लेवल थी उसको वापस 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड तक करते हैं। इसी तो हम कहेंगे कि होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म रिस्टोर हो गई है। पहले जो इनकरेक्शन की हुई थी, लाइक जो वैल्यू में जैसे चेंज आ गई थी, अब वो वापस नॉर्मल हो गई। इसी तरह से अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होती है 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड,
यकीनन ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर की तरफ गई और देन पैंक्रियास में से एक नया हार्मोन ग्लूकेगोन प्रोड्यूस होगा और जो क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। कितनी इंक्रीज करेगा? 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड तक होगी। तो ये मैकेनिज्म वापस से करेक्ट हो जाएगी, जो चेंज आई थी, डेविएशन हुई थी, वो उसकी जो करेक्शन हो जाएगी, होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म जो रिस्टोर हो जाती है। तो इस तरह से जो है ये हमारी बॉडी के अंदर एक चेक एंड बैलेंस का एक निज़ाम है कि चीजें एक अपनी जगह पे नॉर्मल जैसे एक रेंज के अंदर रहे, ना उससे कम हो ना उससे ज्यादा हो। अगर ऐसे हो तो यकीनन पर्सन की डेथ हो जाए, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए। कई ऐसे बिकॉज इन्वायरमेंट कभी भी सेम या सिमिलर नहीं रहता है, चाहे वो सेल का एनवायरनमेंट हो चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो, कंडीशन से एक जैसी नहीं रहती है। एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे आज जैसे आप स्टूडेंट हैं, तकरीबन 3-4 महीनों के बाद आप जब डॉक्टर बन जाएंगे, ठीक है ना, तो उस दिन आप जो बहुत ज्यादा जो मीठी चीजें आप खाएंगे खिलाएंगे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ेगा उस दिन। जिस दिन आपको पता चले कि भाई हम डॉक्टर हो गए, कितने केक मिठाइयाँ खाएंगे खिलाएंगे, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल तो वापस वो नॉर्मल पे आनी है ना, कौन लेके आएगा? होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म वापस रिस्टोर हो गया। सही है ना, होम्योस्टेसिस। अच्छा, पेज नंबर 2 एसटीपी पे आखिर में एक छोटी सी जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। ऑल ऑर्गेनिज्म मस्ट मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल फ्लूइड एनवायरनमेंट। जैसे अभी हमने नोट किया कि फ्लूइड एनवायरनमेंट जो सेल का इर्द गिर्द जो होता है वो भी एक मेंटेन होने चाहिए। उसकी वैल्यूज जो ना कम होना ज्यादा होना, वाटर सॉल्यूट हर लिहाज से वेस्ट वगैरह जो भी, टू सर्वाइव अंडर वेराइंग एक्सटर्नल कंडीशन। एक्सटर्नल कंडीशन हमेशा चेंज होते रहते हैं। वेराइंग की मीनिंग होती है चेंज होते रहते हैं, कभी भी सेम या सिमिलर नहीं होते हैं। जैसे अभी हमने नोट किया कि ये कितनी उनमें बड़ी चेंज आ जाती। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये हुआ है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्स मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस हैव बीन इवॉल्व्ड। जैसे अभी देखें ब्लड ग्लूकोज लेवल की होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म क्या कैसे मेंटेन हुई है कि भाई जैसे बढ़ जाती है तो पैंक्रियाज में इंसुलिन रिलीज होता है और वापस करेक्शन हो जाती है, कम होती है तो पैंक्रियाज में से ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है और उसको वापस रेज कर सकते हैं। इसी तरह से ब्लड कैल्शियम लेवल अगर आप देखें, अगर कम होती है तो इसको इंक्रीज करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, अगर जैसे ज्यादा हो गई है तो उसको कम करने के, तो यकीनन इस तरह से ये सारी मैकेनिज्म मौजूद होती है। ऐसी कई मैकेनिज्म होती है जो एनिमल्स के अंदर ऐसे या जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर थ्रू द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन है वेरी डाइवर्स टाइप ऑफ मैकेनिज्म इवॉल्व है, बिकॉज एनवायरनमेंट कभी भी एक जैसा सेम या सिमिलर नहीं होता है। तो अभी हमने जैसे नोट किया था कि होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म, जैसे ये होम्योस्टेसिस है, उसमें कोई चीज जैसे इम्बैलेंस हुई है, इम्बैलेंस की मीनिंग है कि वैल्यू या तो बहुत ही कम हो गए या वैल्यूज जो बहुत ही लिटिल बिट या उसकी डिक्रीज हुई है। तो ये जो चेंज आई है या कम होना या ज्यादा हो जाना, उसको चेंज को डिटेक्ट कौन करता है? रिसेप्टर करते हैं। रिसेप्टर या इंफॉर्मेशन किधर भेजते हैं? कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर में कोई एप्रोप्राइट डिसीजन होगा, ऑर्डर किधर जाएंगे? इफेक्टर तक, और इफेक्टर क्या करेंगे? एक ऐसा रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे जिसके अंदर अगर चीजें जैसे बढ़ गई थी वो वापस कम होके तख्ता सीधा हो जाएगा, ठीक है, तख्ता ये टेढ़ा हो गया था वो, ठीक है ना, ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। उससे हम कहते हैं ये होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म है जो रिस्टोर हो गई। तो एसटीबी पेज नंबर 3 पे आए, इंट्रोडक्टरी पेज, एसटीबी पेज नंबर 3 पे। अब देखो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, हमारे इर्द गिर्द जितने भी दुनिया के अंदर ऑर्गेनिज्म है उनका यकीनन कोई ना कोई एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। काफी सारी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, आपको पता है कभी भी सेम या सिमिलर नहीं रहती है, हमेशा ऑलवेज सब्जेक्टेड टू चेंज। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और कंडीशन जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, फॉर एग्जांपल ये एक इवन जैसे हम कहें यूनिसेल्युलर एक ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद भी एक एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट सेम या सिमिलर नहीं होता है। जैसे कभी देखें इसके इर्द गिर्द वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, कभी वाटर कम हो जाता है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, पीएच चेंज हो जाता है। तो काफी सारे ऐसी लाइक जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं जिसमें टेम्परेचर के अंदर वेरिएशंस आ सकती है, एसिडिटी यानी पीएच वैल्यूज भी चेंज हो सकते हैं, साल्ट या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी चेंज हो सकती है, या वाटर जो होता है सराउंडिंग वो भी चेंज हो सकता है।
अगर चेंज होगा तो यकीनन इसका इफेक्ट किस पे होगा, इसका इफेक्ट होगा किसी ऑर्गेनिज्म पे होगा, क्योंकि एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रह रहा है उसके ऊपर इसका यकीनन। आप छोटा एक एग्जांपल है, जब वाटर जब कम हो जाता है सॉइल के अंदर तो आपको पता है जैसे प्लांट के अंदर जो विल्टिंग हो जाती है, अगर जो है वाटर जो ज्यादा हम दे रहे होते हैं तो टर्जिड हो जाता है। सॉल्यूट की जब कंसंट्रेशन सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ज्यादा होती है तो वाटर भी लूज होता है। मोर ओवर, जैसे अगर आपको याद हो कि एनिमल्स के हवाले से टिश्यू फ्लूइड सराउंडिंग होती है सेल्स के इर्द, सेम अगर आप देखें अगर सराउंडिंग फ्लूइड के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो सेल्स में से वाटर लूज हो जाएगा और श्रिंकेज हो जाएगी, डेथ हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम और वाटर की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होती है तो वाटर उस सेल के अंदर आता है, देन लाइसिस बस्ट हो जाता है। तो यानी ये ऐसी चीज नहीं है कि यहाँ जैसे कोई बात नहीं है साल्ट थोड़े से इंक्रीज हुए या वाटर इंक्रीज हुआ है, नहीं, हर एक का जो एक ऑप्टिमम जैसे कि वैल्यूज होते हैं उनको सेट करना जरूरी होता है। होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म के जरिए ये रेगुलेट होंगे। तो ये एक्सटर्नल कंडीशन है, फैक्टर्स हैं, ये तो चेंज होते रहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी मैकेनिज्म हो जो इसको ना कम हो तो उसको बढ़ाए, बढ़ जाए तो उसको वापस रिस्टोर करें, ओरिजिनल सेट पॉइंट तक वापस ले आए। तो भले थोड़ी मुख्तर अरसे के लिए अगर चेंज हो ना इनके अंदर, तब भी जैसे एक बहुत ही बड़ा चेंज आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल गर्मियों के मौसम में अभी आप 1-2-3 बजे हमारे इलाकों में बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है ना, आप जो 5-10 मिनट का जो है डिस्टेंस आप तय करें, हीट स्ट्रोक लग सकता है, हीट स्ट्रोक लग सकता है हाई टेम्परेचर के अंदर। तो देखो कितनी जो है कंडीशन खराब हो जाए, टेम्परेचर बढ़ा है जस्ट। इसी तरह से सर्दियों की मौसम में हमारे यहाँ इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है, कोल्डर एरिया में पाकिस्तान के या दुनिया के अंदर 0 और माइनस होता है। भले ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर बाहर कोई पर्सन निकले तो देन जो है आपको पता है हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाएगा। तो यानी ये जो ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम उसके लिए भी अगर उनमें चेंज आती है तो यकीनन बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। और ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल हो, जिंदा रहना चाहे, तो अगर ये तो एक्सटर्नल कंडीशन चेंज होती रहती है, पर ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नल कंडीशंस के हवाले से अपने आप के अंदर जैसे ऐसी मैकेनिज्म हो कि वैल्यूज अगर बढ़ जाए तो नॉर्मल वापस डिक्रीज हो, और अगर डिक्रीज हो तो वापस वो इंक्रीज हो के नॉर्मल सेट पॉइंट तक आए, एडजस्ट कर सकेंगे तो वो सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज सर्वाइवल नहीं होगी। तो इसी वजह से एक डेफिनेशन है, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन सुइटेबल रेंज। इंटरनल एनवायरनमेंट की मेंटेनेंस विद इन सुइटेबल रेंज इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। ऐसी मैकेनिज्म को हम कहेंगे होम्योस्टेसिस कहेंगे। तो इसी तरह से मीनवाइल ईच ऑर्गेनिज्म कैरीज आउट सर्टेन एक्टिविटीज। सर्टेन एक्टिविटीज कौन सी, जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन। फॉर एग्जांपल आप देखें सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रही है सेल के अंदर, तो बदले में क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होना चाहिए, फौरन बॉडी से रिमूव होना चाहिए। अगर रिमूव नहीं होगी तो ये पॉइजन बन जाएंगे और पर्सन का डेथ हो सकता है। तो इसी तरह से अगर आप देखें हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है यूरिया है, यूरिया नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर यूरिया अक्यूमुलेट हो जाए स्टोर हो जाए बजाय जो है रिमूवल के, तब भी जैसे डेथ हो सकता है। एक तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो उनका इम्पैक्ट होता है, दूसरी लाइक ऐसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं जिनमें अनवांटेड वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, इनका रिमूवल भी जरूरी है। ये भी होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म में होता है। अक्सर आपने जैसे देखा होगा कि मेडिकल की जो रिपोर्ट्स आती हैं, किसी भी पर्सन के आप ब्लड टेस्ट लें तो उसमें जो ब्लड की जो टेस्ट के हवाले से एक वैल्यूज आती है, उस सामने रेंज लिखी होती है, फिलहाल से फिलहाल पॉइंट तक ये रेंज है। तो कहते हैं कि इस रेंज से कोई चीज कम ना हो, इस रेंज से कोई चीज जो है ज्यादा ना हो, दोनों कंडीशन में डिसऑर्डर होता है। तो ये फिगर देखी जाती है कि उस पर्सन की टेस्ट के अंदर ये कितना इसका नंबर आया है, और फिर ब्रैकेट में देखते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या है, उस रेंज के अंदर ये फिगर आ रही है या नहीं आ रही है, तो चलो ठीक है रेंज के अंदर है। अगर रेंज से कोई चीज कम होगी या कोई चीज ज्यादा होगी तो दोनों कंडीशन में डिसऑर्डर होता है। होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म भी जो वैल्यूज जो एग्जैक्ट सेट पॉइंट नहीं, रेंज में रखने के लिए जो मैकेनिज्म होती है वो होम्योस्टेसिस होती है। जरूरी नहीं है कि सेट पॉइंट वाली मैकेनिज्म बरकरार हो,
रेंज के अंदर चीजें हो, सुइटेबल लिमिट के अंदर हो, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन सुइटेबल रेंज, विद इन सुइटेबल रेंज, उस लिमिट के अंदर हो, तो उसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो एक एक्सटर्नल फैक्टर्स और दूसरे जो है ये ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और उनकी वजह से भी जो अनवांटेड वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, इनका भी रिमूवल जरूरी होता है, तो उस मैकेनिज्म को हम कहेंगे होम्योस्टेसिस कहेंगे। तो इसी तरह से एक डेफिनेशन है, इन ऑर्डर टू लिव और सर्वाइव मेंटेन a steady internal environment to face a harsh fluctuating environmental condition, because environmental condition सब हमेशा एक जैसी नहीं होती है, चेंज होती रहती है। जैसे वेस्ट भी जैसे कम या ज्यादा प्रोड्यूस होते रहते हैं, अनवांटेड टॉक्सिक मटेरियल भी प्रोड्यूस होते रहते हैं, पर उनकी लिमिट में होना जरूरी है, उससे भी अगर ज्यादा होगी तो देन डेथ हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो बायोलॉजिस्ट टर्म द मेंटेनेंस ऑफ ए स्टेडी स्टेट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। लिटरेरी मीनिंग या वर्ड मीनिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको याद करना बहुत जरूरी होता है। होमियो लफ्ज की मीनिंग होती है सेम और सिमिलर। होमियो जो लफ्ज है वो सेम या सिमिलर के लिए शो करता है। स्टेटिकोस लफ्ज है, उससे निकला है स्टेसिस, जिसकी मीनिंग होती है टू स्टे। स्टे सेम और सिमिलर, एक जैसा रहना, यानी वैल्यूज जो है नॉर्मल रहे, वैल्यूज जो रेंज में रहे, ना कोई कम हो चीज ना ज्यादा हो, बॉडी के अंदर एक ऐसी मैकेनिज्म हो, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन सुइटेबल रेंज। तो डेफिनेशन वाइज अ सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। रेगुलेटरी मैकेनिज्म किससे कहते हैं? जैसे अभी आपने देखा शुगर लेवल कैसे रेगुलेट होती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे रेगुलेट होती है, बढ़ गई थी तो वापस पैंक्रियास से इंसुलिन रिलीज हुआ और उसको नॉर्मल, ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गई थी, इंसुलिन में से ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज हुआ और वापस उसको इंक्रीज करके नॉर्मल पॉइंट तक लेके आए, ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, इसे हम कहते हैं रेगुलेटरी मैकेनिज्म। बॉडी के अंदर जैसे यूरिया जो है बनता रहता है वेस्ट प्रोडक्ट पर, किडनी के जरिए वो एक्सक्रीट आउट होता रहता है किडनीज के जरिए, ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। तो काफी सारी ऐसी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, रेगुलेटरी मैकेनिज्म व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग ए ऑर्गेनिजम्स इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन अ सूटेबल रेंज। जैसे हमने एक ब्लड ग्लूकोज लेवल का एग्जांपल लिया, वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म थी जो इंटरनल एनवायरनमेंट या ब्लड ग्लूकोज एक जस्ट एक पॉइंट उसको मेंटेन करने के लिए ये जो मैकेनिज्म मौजूद है। होम्योस्टेसिस में हमेशा जैसे रेंज की बात होती है, रेंज की बात, सेट पॉइंट नहीं, दो चीजें अलग अलग है। एक जैसे रेंज होती है, दूसरी होती है सेट पॉइंट। जैसे हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपको पता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हमारा जो है सेट पॉइंट है। अगर कभी कभार आपने देखा होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो या हल्का फुल्का जैसे फीवर वगैरह भी होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर इससे बढ़ भी सकता है। कितनी हद तक? 99 ये जो फ़ारेनहाइट होगा तो ये कबूल है। इसके बाद अगर थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो कंडीशन होगी फीवर। इसी तरह से अगर 98.6 से अगर कभी कभार कम भी हो जाए, 97 हो जाए, चलो ठीक है, वेल एंड गुड। कभी कभार जैसे हमारा भी जैसे बॉडी है वो जो है उसमें ठंड का जैसे एहसास भी होता है, जिस्म भी ठंडा पर इससे अगर कम होगा तो यकीनन क्या होगा? हाइपोथर्मिया होगी। तो यानी एक नॉर्मल रेंज है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 97 और 99 फ़ारेनहाइट के दरमियान हो तो ठीक है, 99 से कम होगा तो हाइपोथर्मिया डैमेज, 99 से ज्यादा होगा तो फीवर, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो इस पॉइंट को हम कहते हैं रेंज गए। तो होम्योस्टेसिस हमेशा रेंज के बारे में बात करती है, कभी भी सेट पॉइंट के बारे में नहीं। जैसे हमने अभी जो टेस्ट के हवाले से, ब्लड टेस्ट के हवाले से बात की थी कि जैसे कि पॉइंट फलां पॉइंट से फलां पॉइंट तक ये नॉर्मल रेंज है, तो हम कहें कि हमारा जो नॉर्मल जो टेम्परेचर है उसकी क्या नॉर्मल रेंज है? नॉर्मल रेंज है 97 से 99, इतनी तक कबूल है। इससे अगर कम होगा तो नुकसान है और इससे ज्यादा होगा तब भी जैसे नुकसान हो सकता है। तो होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन सुइटेबल रेंज, विद इन नॉर्मल रेंज, विद इन नॉर्मल लिमिट, उसके अंदर जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उस कंडीशन को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस कहेंगे। कभी भी सेट पॉइंट नहीं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन सुइटेबल रेंज। और होम्योस्टेसिस अब ये मैकेनिज्म कैसे अचीव होती है? 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें वाटर एंड सॉल्यूट का बैलेंस होता है। नंबर 2 दैट इज एक्सक्रीशन, जिसमें